ये कोर्स निस्बतन थोड़ा छोटा है, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपनी कैपेसिटी देख लें। अगर आप 2 से ढाई माह में इसकी तैयारी कर सकते हैं तो इसका एग्जाम देने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात तो ये इस तरह फिर होता ही है कि 5 पेपर का बर्डन इकट्ठा नहीं आता। 2 पहले हो जाएंगे, 3 बाद में हो जाएंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी और हालात आपके कैसे हैं। आप उस वक्त जो है इसके लिए फिट अपने आप को फील कर रहे हैं तो जरूर करें। ठीक है जी। तो इस एंगल से अगर आप सोचते हो तो सबसे पहले ये चीज देख लो कि भाई जो है आपका अभी तक जो आपने टोटल समझा आपने। अच्छा, तो इसमें जो अभी तक आपने समझा है उसके अंदर आपको बताया गया होगा इसका कोई सपोज या एक्सपेक्टेड टाइम कि ये कब एग्जाम देना आपके लिए सुटेबल हो सकता है। तो आई थॉट जब आपका एडमिशन हुआ होगा तो उन्होंने कोई डेट आपके जहन में जरूर डाली होगी, तो क्या उन्होंने कहा था आपसे? नवंबर या 500 का? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका और मेरा जो है ना एक होती जरा ज़हनी हमआहंगी इसको कहते हैं कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ये बात पहले से तय हो कि हमारे गोल्स क्या है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा है, नहीं है? अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि ये जो कोर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका एग्जाम का पैटर्न ये है कि 50 MCQs पेपर में आते हैं। और ऑब्वियसली उसमें बाज एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनकी स्टेटमेंट खासी लंबी होती है और बाज ऐसे होते हैं जिनकी स्टेटमेंट जरा मुख्तसर सी होती है। बच्चे आमतौर पे फीडबैक लेने पर बताते हैं कि हम ये पेपर कोई 1 घंटे में, 1.25 घंटे में करके फारिग हो चुके होते हैं, यानी इतना ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं लगता। अब ये जाहिर बात है उनकी एक अपनी अपनी मेंटेलिटी है कि वो कर आते हैं जल्दी में और अमूमी तौर पे पास भी हो जाते हैं। सवालों का नेचर कुछ इस तरह का होता है कि कुछ सवाल आप देखें जैसे कि ये स्टेटमेंट अगर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाऊं उठा के तो आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट खासी बड़ी लगेगी आपको। ठीक है ना? यहाँ पे तकरीबन कितनी है, 2.5 लाइन लग रही है। लेकिन वहां पे जब ये एक्सटेंसिफाई होती हैं तो फिर बीच में इंस्ट्रक्शन भी हर एक के साथ आ जाती है ना। आई रिक्वायर 1 ऑप्शन, आई रिक्वायर 2 ऑप्शन, इस तरह की चीजें भी होती तो खासी हो जाती है, पढ़ने वाली बन जाती काफी। और बाज़ औक़ात बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट होती है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 17 में नजर इस तरह की होती है। ये 50 MCQs होते हैं, यहाँ पे तो आपके ABC लिखा हुआ है लेकिन पेपर में यहाँ पे रेडियो बटन लगा होता है। जो ऑप्शन सही लगती है उसको हम क्लिक कर देते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 18 तुमने सॉल्व कर लिया। वो भी होता है ना, हम जंप भी कर देते हैं ना, बात हम कहते हैं 21 बाद में करेंगे, पहले 22 कर लेते हैं, जरा छोटा लग रहा है हमें, आसान लग रहा है। तो ऊपर स्क्रीन पे आ जाता है ये वाले आपके कंप्लीट है और ये वाले आपके इनकम्प्लीट है, और आखिर में एक सबमिट बटन लगा होता है। वो जब आपको बताएंगे एग्जामिनर जब आप जाएंगे कि सबमिट का बटन पहले ना दबा देना वरना ये सबमिट हो जाएगा टेस्ट। ठीक है? तो ये बच्चों इस तरह से पूरा एक निज़ाम होता है। आई होप कि आपको पेपर की समझ आई है। 50 MCQs है, हमें आधे नंबर लेंगे कि कम से कम 25 ठीक हो जाए। तो जब 25 है और फिर भी 53-56% लोग पास होते हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे ज्यादा हो जाते हैं क्लासेस में। तकरीबन सारे बच्चे पीआरसी से अपने रिक्वायर्ड टाइम पे कैफ में निकल जाते हैं, तकरीबन सारे। जो फेल होते हैं वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जी वो इस क्लास में से 2 या 3 बच्चे नाम बता सकते हैं कि ये फेल हुए। तो इसका मतलब है कि निकल जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब इतने सवाल होंगे तो कुछ सवाल जो हैं वो टेक्निकल बन जाते हैं, मुश्किल बन जाते हैं। उसकी वजह ये होती है, 2 वजूहात होती हैं। एक तो उजलत में बच्चे करते हैं, ऑप्शन फौरन लगा सही, फौरन क्लिक कर दिया, जबकि थोड़ा सोचना चाहिए।
ठीक है, ताकि बाद में चेंज ना करना पड़े, एक ही दफा एतमाद से हो जाए। और दूसरी वजह ये होती है कि जब वॉलाटिलिटी आती है ना, कि 10 चैप्टर है उसमें से पहला सवाल ही 10वें चैप्टर से आया है, दूसरा सवाल तीसरे से आया है, और चौथा सवाल पहले से आ गया, तो जब ये वॉलाटिलिटी आती है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है ना। जैसे एक बॉलर आपसे कहे मैंने आउट स्विंग ही करनी, तो आप खेल लेंगे, लेकिन वो क्या आउट स्विंग भी आएगी, इन स्विंग भी आएगी, बाउंसर भी आएगा, तो फिर जरा आपको सोचना पड़ेगा कि ये बॉल किधर जा रही है। तो इस तरह वो फिर एक वैरायटी नहीं होती। तो ये इसका पेपर का एक आम सा पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि आपको हर हर चैप्टर के एंड पे तकरीबन कोई 20-25 सवाल दिए होते हैं, ये तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 40 से 50 सवाल का एक टेस्ट कंडक्ट कर लें। इस तरह अगर 10 चैप्टर हैं तो 50 को एमसीक्यू वो आ जाएंगे, और आखिर में 300, 350, 400 सवाल का एक असाइनमेंट आपको दे देंगे। तो इसके अंदर अराउंड 1000 क्वेश्चन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, उससे तकरीबन सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि सर वहाँ आप इकनॉमिक्स में कह रहे हैं 1500-1600, यहाँ आप 900-1000 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पेज देखेंगे तो किताब का साइज बता रहा है कि इसमें से कितने एमसीक्यूज बनने चाहिए। वो 350 पेज या पौने 400 पेज की किताब है ये तकरीबन, 200 पेज की है, थी उससे आधी, 170। तो फिर जाहिर है सवाल भी तो उतने कम हो जाएंगे ना। ठीक है, अगर हम बढ़ाएंगे तो रिपीटेड आने शुरू हो जाएंगे ये चीज। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा तरीकाकार ये है, जैसे बैच 27 के साथ चल रहा है, कि हम इसके 4 मॉक लेते हैं। 3 चैप्टर का एक मॉक बना लिया, फिर 4 का एक बना लिया, फिर 3 का, 3 मॉक में 3 हिस्सों में टेस्ट ले लिया आपका, वो डिस्कस हो गया, पता लग गया, फिर एक फाइनल मॉक ले लिया। इस तरह वो भी मौका आपके पास आ जाएंगे, तो वो भी तकरीबन कोई 200 सवाल वो बन गया। तो तकरीबन 1100-1200 के अंदर अंदर ये हो जाएगा। 1100-1200 सवाल करने के अंदर कोई एरिया बचेगा ही नहीं, सारे एरियाज जो इसके अंदर हो सकते हैं क्रूशियल, तो सारे के सारे टेस्ट हो जाए। राइट जी। पैटर्न क्या होगा, पैटर्न ये होगा कि जो तो है चैप्टर छोटे इंट्रोडक्टरी हैं, किताब से ही पढ़ लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन जो चैप्टर आगे आएंगे उसकी हम कोई सिंपल स्लाइड्स आपको मैं अपनी भी दे दूंगा, क्योंकि जब मैं स्लाइड्स पे पढ़ाता हूँ तो फिर उसके अंदर ये होता है कि ये जो पॉइंट होता है, जैसे कि ये पॉइंट लिखा है या ये पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ है फर्ज करो कि कोई कह लो 4 × 2 7 लाइनों का है, तो ज़ाहिर स्लाइड पे तो 7 लाइनें नहीं लिखी जाती, वहां पे तो इसके अंदर से कोई 2-3 पॉइंट्स मुख्तसर करके लिखे होंगे। तो उसका ये फायदा होता है, वो स्लाइड आपको दे दी तो आपको पता लगे यार इस पैराग्राफ में ये काम, ये बातें हैं जो मैंने जहन में रखनी है। बाकी वो बनी इसी से ही होंगी, यानी पूरा पैराग्राफ पढ़ के मैंने एक लाइन बना दी, उसमें कोशिश किया कि सारी बातें ऐड हो जाए, तो स्लाइड में वो ज्यादा डाटा रखना चाहिए नहीं। तो ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में जो स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये मैं आपको इसी से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी आसान और सिंपल सी हैं, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं। कल से स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि चैप्टर नंबर 2 क्यों, 1 क्यों नहीं। असल में इसकी तरतीब यूँ रखी मैंने कि एक प्लान के तहत कि 2, 3, 4 एंड देन 1, फिर 5 एंड देन ऑनवर्ड है। लॉजिक इसकी सिंपल ये है कि मुझे किसी चैप्टर 1 में मुझे समझाना है ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज। तो जब मैं बात करता हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन समझा रहा हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी कि पहले मेरे बच्चे को क्या पता हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो। तो मेरे ख्याल में जिसने तरतीब लगाई है किताब की, उसने मेरे नजदीक इस बात को सोचा नहीं। क्योंकि इससे पहले एक कोर्स होता था जिसमें मोस्टली मटेरियल चुरा के इसमें डाला, वो कहलाता था BMBS, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडीज, और वो कैफ 4 था। और उसके अंदर ये वाला जो चैप्टर 1 है, ये चौथा या पांचवा था। अब वो उस कोर्स को जब निचले लेवल पे लाया है, तो चौथा चैप्टर पहले पहले है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक 6 माह का बच्चा हो और हम कहेंगे ये रोड क्यों नहीं तोड़ता, तो आप कहेंगे जी इसके दांत नहीं है। तो इसका सोल्यूशन उसने क्या बताया है कि इसको डेंटिस्ट से जाके जबड़ा लगवा लो। आप जबड़ा लगा के इससे कहोगे यार ये जो है ना तू अखरोट तोड़,
तो ये वही बात हो गई ना। एक हमारे नजदीक तो आज बच्चा आगे बैठा है इस क्लास में, वो पहली दफा ऑर्गेनाइजेशन की टर्म को सुन रहा। तो मेरे नजदीक ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जरा समझा लो, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स थोड़ी बता दो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा समझा लो। ठीक है जी। फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन बताओगे तो फिर समझ आएगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हाल है। तो देखिए ना, पहले इंसान समझाया जाता है फिर इस मजहब समझाया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंसानियत छोड़ दो पहले मजहब सीख लो, सीखा ही नहीं जा सकता। ह्यूमन फर्स्ट एंड देन थॉट्स एंड रिलीजन एंड सोच उसके बाद आती है। जी बेटा। सर आपने इकोनॉमिक पे कहा था कि 6 to 8 पेजेस के नोट्स में होगा चैप्टर की, तो इसके नोट्स इसमें भी यही करें, एग्जैक्टली इसमें भी यही करें। मेरी स्लाइड्स भी वही है, देखेंगे तो मेरी स्लाइड्स भी वही है कि 18 पेज का चैप्टर है तो मैंने उसको 6 में किया हुआ। लेकिन आप कहें सर वही ले लेते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपके यहाँ की स्लाइड्स काम कर रही हैं करा लो, चलती हैं चला दो। लेकिन देखिए हर किसी के शॉर्ट नोट्स उसके लिए कारआमद होते हैं ना। तो अगर लिख लेंगे ज्यादा अच्छा है, तो मैं स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, इफ कैन वर्क्स वेल, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों चलिए, हम अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारी आम जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन की टर्म बड़ी खराब हो चुकी है। हम इसको ऐसी ऐसी जगह यूज कर देते हैं जहां कोई तुक ही नहीं बनता। मिसाल के तौर पे हम किसी की बर्थडे पार्टी पे जाते हैं ना, तो हर चीज बड़ी तरतीब से है, इवेंट बड़ा अच्छा मैनेज हो रहा है, तो हम कहेंगे यार बड़ा ऑर्गेनाइज था। ठीक है। तो यानी और बात तो बकायदा यही टर्म यूज करेंगे, यार ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी थी। लिहाजा ये टर्म कई जगह इस्तेमाल हो जाती है। इवन कपड़ों की अलमारी के मुतल्लिक कह दिया जाता है यार इसकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, बेल्टें अपनी जगह लगी हैं, पैंट्स और शलवार सूट बड़े अच्छे तरतीब से लगे हैं, है ना। लेकिन हमारी बिजनेस की वर्ड में कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ टूल टू अरेंज इंडिविजुअल एंड कंबाइंड रिसोर्सेस। यानी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वर्ड में मतलब ये है कि अफराद और रिसोर्सेस की कोई ऐसी तरतीब बनाना जिससे तुम अपना मकसद हासिल कर लो। ठीक है। जिससे जो भी काम करना है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाए। ठीक है जी। अच्छा बड़ी सिंपल बात है। क्या चीज बच्चों, अगर मैं इंडिविजुअल की जगह ये बना दूं, बात समझ आती है, और रिसोर्स की जगह मैं मशीन बना दूं, बात समझ आती है। क्या मतलब, मशीनों और इंसानों यानी रिसोर्सेस की कोई ऐसी तरतीब देना जिससे जो भी काम करना था वो बड़ा एफिशिएंट और इफेक्टिवली हो जाए, और जो मकसद था वो पूरा हो जाए। क्या हाल है बच्चों, इज इट सो और नॉट। ठीक है ना। तो यू सी ये एक बड़ा मामला है। मैं आपको दो एग्जांपल्स दे सकता हूँ रिसेंट। एक तो 2019 का हमारा ऑपरेशन है स्विफ्ट रिटार्ड। तो हम देखते हैं हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे। तो हमारे पास एक F-16 लीडिंग तैयारा था, जिसका अभी हमारे पास 72 ब्लॉक चल रहा है। 52 ब्लॉक पुराना ब्लॉक था। और JF-17 अपने डेवलपमेंट मोड में था, अभी वो 3 आज 4.5 जनरेशन है राफेल। वो उस वक्त खैर उनके पास भी नहीं था, लेकिन उसके पास 4.5 Su-30 था, उससे कई गुना ज्यादा डबल इंजन और मंजा हुआ दुनिया का प्यारा। और हमारे पास JF-17 अपनी ही हमने जुगाड़ से बनाया था उसको, तरीके तरीके लगा के किसी से डिजाइन बनवाया, कुछ जो भी किया। अब वो इंसानों की ऐसी तरतीब हमने तय की कि अमेरिका ने हमें कहा जी आप F-16 किसी भी हमारे पार्टनर के ठीक अंदर ले जाके अटैक नहीं कर सकते। यानी कोई भी मुल्क जो नेटो से वाबस्ता है आप उस पर अटैक नहीं कर सकते। हम F-16 नहीं ले जा सकते थे, अगर ले जाते तो वो पीछे से सिम बंद कर देता। तो हम उसको भी कहा बॉर्डर के अंदर ही रखा हमने। हम लेके गए, वो सन 1960 में हमें मिराजेस मिले थे, एक JF-17 वो स्क्वाड लेके गए, अंदर लेके गए, नीची नीची फ्लाइट की ताकि रडार में ना आए, और जाके जहां उनका चीफ कमांडर चीफ बैठा था, प्लानिंग कर रहा था जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग की पानी की टंकी उड़ा दी।
और उसके पास असले का डिब्बू भी उड़ा दिया। क्या बताया कि यूआर कैन बी, तुम्हारे टारगेट पे हो। हम पानी की टैंकी जानबूझ के, देखे ना, उससे भी छोटा टारगेट लिया, ये उड़ा के जा रहे हैं अंदर आ। और अगर तुम कहो तो तुम्हें भी उड़ा दें। वो भाग गया वहां से। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। अब F-16 पीछे है। जब हमारे तैयारे आए तो उन्हें पता था पीछे कोई ना कोई आएगा, लेकिन जब पीछे आएगा तो वो तुम्हारे अंदर आ गया ना। अब तो F-16 इस्तेमाल हो सकता है। वो अंदर आया, हमने एमरैम मार कर गिरा दिया प्यारा। पायलट भी पकड़ लिया उनका। एक और को मारा था, वो कम वक्त उधर गिर गया। Su-30 एक गिराया, एक MiG-21 गिराया। अब उन्होंने क्लेम कर दिया जी हमने भी F-16 गिराया था। हमने कहा जी आप मलबा ला दो, हम मान जाएंगे। फिर भी नहीं वो माने। हमने कहा जी हमारा 76 है इस वक्त, इससे ज्यादा तो नहीं है। अमेरिका से पूछ लो, 76 है, आओ गिन लो। हमने गिनवा दी। तुम्हारी इन्वेंट्री में 76 जा रहे, गिनवा दी। यही तरीका होता है ना। अब तुम्हारी बारी, तुम गिनवा दो। अब ये क्या है, मैन और मशीन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने उस वक्त के लेटेस्ट तैयारों को इफेक्टिवली, वो डबल इंजन डबल फ्यूल कास्ट कर रहे हैं। ये सिंगल इंजन है, इससे छोटे तैयार हैं वर्किंग। ये क्या है, इस कॉल्ड साइनर्जी। आपने एक ऐसी तरतीब बनाई है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि आपने मकसद को हासिल कर लिया। ये सो जो रिसेंट मार्का है, 6 और 7 मई की रात का। सो दिस इज व्हाट, कि आप कैसे अपने वसाइल को बेस्ट यूज करते हो। तो ये जो दुनिया है, इसमें जंग और बिजनेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बिजनेस भी वैसे शफाफ है जैसे जंग है। आपका, आप कोई दूसरी कंपनी के पंखे बनाता हूँ मैं किसी और के, अगर आप मेरे बस में हो तो मैं किल कर दूंगा आपकी कंपनी को। मैं अपना माल बेच के आपका कारोबार बंद करा दूं, यही तो मेरा मकसद है। बाहर जाए आपके एम्प्लॉयज, क्या ख्याल है? क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में रहम नहीं होता। किस बात का रहम करें यार? बिजनेस वर्ल्ड में किसी के ऊपर कोई रहम नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन, और हमने अपना काम इफेक्ट करना और इंडिपेंडेंटली अपने पर्पस को क्या करना है, अचीव करना है, वॉर की तरह। क्या ख्याल है बच्चों? सो दिस इज व्हाट। अब आप मेरे से पूछें कि क्या ऐसा दुनिया में हो रहा है? यार हो रहा है ना। आप नाम ले लो कंपनियों के, मिसाल के तौर पे पैकेजेस की बात लिख लीजिए। पाकिस्तान की कंपनी, क्या ख्याल है बच्चों? हो रहा है कि नहीं हो रहा? मशीनों और इंसानों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो मकासद है, जितना टेट्रा पैक है दुनिया भर का, एशिया का लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक यूनिट अफ्रीका में भी बनाया गया। यानी अंदाजा कीजिए, अफ्रीका आज बहुत तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, उनको भी हमारी यहाँ जरूरत पड़ी है। इसी तरह हमारी एक कंपनी है जो ब्लेड बनाती थी, शेविंग ब्लेड, अब मोटरसाइकिल बैटरियां बनाने लगी। नाम है ट्रीट। दोनों कंपनियां भी, दोनों कंपनियों से आप आर्टिकलशिप भी कर सकते हैं अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहें। ऑडिट फर्म से भी हो जाती है, ये दोनों कंपनियां भी अकोमोडेट करती हैं। तो ये दोनों मिसालें हैं ना, द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एंड अचीव देयर पर्पस। और इनका पर्पस क्या होगा बच्चों? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, अपने मकसद को हासिल करना। तो कहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्म फॉर द पर्पस टू कैरीड आउट एक्टिविटीज, इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस के भी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या हाल है? कभी कभी तहजीब बेकरी जाओ तो सारी चीजें मुफ्त खिला रहे हैं, पर्पस तो मुनाफा कमाना है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? उन्होंने आपको अट्रैक्ट करना है, आखिरी मकसद तो उनका वही है। क्या करना उन्होंने? प्रॉफिट कमाना। ठीक है जी। अच्छा, इट कैन सीन प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज इन एन एफिशिएंट एंड, अपनी एक्टिविटीज को इतने एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर से करो। और एक्टिविटीज में आपस में कोऑपरेटिव होना चाहिए ना एक्टिविटीज को। मार्केटिंग वाला ऑर्डर ले आए, प्रोडक्शन वाला जवाब ना दे, क्या होगा? क्या हाल है बच्चों? कस्टमर कहेगा यार मैंने तो ऑर्डर दिया था, माल तो आया नहीं। मार्केटिंग वाला कहेगा हाँ यार मैंने तो ऑर्डर आगे पहुंचाया था, लेकिन क्या हुआ? प्रोडक्शन नहीं हुई, क्योंकि प्रोडक्शन ने इस बात को अहमियत
नहीं, इसका मतलब है सारों को तालमेल के साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा कि मार्केटिंग वाले ऑर्डर लेके आए, प्रोडक्शन वाले टाइम पे प्रोडक्शन कर दें, और इन दोनों को जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है कौन पूरी करे? फंड्स कौन देगा? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले, वो बनाएंगे ना बजट। जो चार्टेड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं वो इनकी फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो काम होगा ना। तो लिहाजा आपस में क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो कहता है दीज एक्टिविटीज वुड कलेक्टिवली, अगर हम इन्हें कलेक्ट करेंगे तो चलेंगी ना। एक एक्टिविटी से काम नहीं होता, जब भी सिंगल बैट्समैन भागेगा रन आउट ही होगा, दोनों भागेंगे तो स्कोर बनेगा ना। क्या हाल है? क्यों जी, कभी कभी होता है अकेला फुटबॉलर या हॉकी का प्लेयर गेंद लेके जाए और गोल कर ले, आमतौर पे क्या होता है पासिंग से ही काम चलता है ना। क्या हाल है बच्चों? तो कलेक्टिवली लीड टूवर्ड्स कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। क्या हाल है? आपकी स्टडी इंडिविजुअली हो रही है, कलेक्टिवली हो रही है, इसमें किसका रोल है? क्या हाल है बच्चों? मान लेते हैं, लेकिन मेन रोल पता है किसका है जो नजर ही नहीं आ रहा? कौन है? पेरेंट्स का रोल है मेनली। हमारे भी वसाइल उन्होंने ही देने और आपके वसाइल भी उन्होंने ही देने। इसलिए जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता मुझे बड़ा दुख होता है। ये बिल्कुल वही मंजर है कि एक बैट्समैन तो पूरा जोर लगा रहा है जो उसके पेरेंट्स हैं, और दूसरा वेलियां खा रहा है। तो कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? अंदाजन जिस एज में आप है ना, आपके पेरेंट्स आपको कितने साल और सपोर्ट कर सकते हैं? अल्लाह ताला जिंदगी से दे उनको, अंदाजा लगा ले, तुक्का लगा ले, कितनी देर कर सकेंगे? 2-3 साल और थक भी चुके होंगे अब तक। अब तक थक भी चुके होंगे। ऑन एन एवरेज आपके फादर की उम्र 50 से ज्यादा की होगी मेरे अंदाजे। 60 ईयर में रिटायर हो जाने, आखिरी 2-4-5 साल में अपने लिए भी चाहिए होंगे कुछ। जितना डिले करेंगे उन पर बर्डन बढ़ेगा। कहते कुछ नहीं है वालदेन बेचारे, लेकिन पता ही नहीं बंदे को। मैं कहते कि थोड़ी कहीं को ज्यादा समझो, हाथ को तार समझो। बात को समझ लेने काफी होता है नहीं बच्चों, है कि नहीं? तो इस एन ऑर्गेनाइजेशन, योर पेरेंट्स फीड यू, योर पेरेंट्स प्रोवाइड यू क्लॉथ, फैसिलिटीज, पिक एंड ड्रॉप, एवरीथिंग। हमें वो फीस प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनका खून के पसीने हैं, ये जो सारा यहाँ लगा नहीं, मेरे कपड़ों को अच्छा, तो ये उसी इसलिए लाल पहनी तो ये सब उनके खून पसीने की कमाई है। तो एक्चुअल रोल है, तो आपका रोल क्या है फिर? पढ़ना। देखिए ना, आपको कुछ नहीं दिया, ना काम, ना मजदूरी, ना मेहनत, कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना। और पढ़ने के लिए भी कुर्सी मेज भी उन्होंने लेके दिया हुआ है, लैपटॉप भी लेके दिया हुआ है, एसी भी लगा के दिया हुआ है इन सम केसेस। क्या हाल? सो यू सी ऑल द प्रोवाइडेशन, तो ये कॉमन गोल है हमारा, आपके अब्बू का, मेरा, आपका, हम सब ने मिलके इसे कामयाब बनाना है इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन। अच्छा बच्चों, सिंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कम टू वर्क टुगेदर, हाँ ये कितनी मजे की बात है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे लोग हो सकते हैं। फर्ज करो सीएफई में सारे टीचर मेरी तरह इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, टैक्स और आईटी के होते, काम चल जाता? नहीं, वी आर डिफरेंट पीपल। वन इज अ एक्सपर्ट इन क्यूएम, अदर इज एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। तो हर एक की, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, ये कॉम्बिनेशन है तो हम इकट्ठे हैं ना, कॉम्बिनेशन ना हो तो इकट्ठे हो भी नहीं सकते। तो लिहाजा डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे होते हैं, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी। पर्सनैलिटीज, एटीट्यूड, परसेप्शन, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करते हैं हमारे फंक्शन को। कैसे? देखिए बात यह है, मेरे लिए आप बेकार हैं अगर आपने क्यूएम ना पास की, पर नेक्स्ट सेशन तो मेरे पास नहीं आ सकते ना आप पढ़ने। क्यों? एक भी कोर्स का फेलियर मेरे लिए फेलियर ही है, चाहे वो मैंने कोर्स नहीं भी पढ़ाया, मैंने नहीं भी पढ़ाया, अल्लाह ना करे, बट फेलियर ऑफ वन कोर्स इज फेलियर। मुझे जितना अच्छा काम आपका इसमें चाहिए, इतना अच्छा काम मुझे आपका अकाउंटिंग में भी चाहिए, क्यूएम में भी चाहिए। हाल तो क्या आप करेंगे जुल्म ही,
आप अपनी मर्जी से पेपरों को वेटेज देना शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में। आप अपनी मर्जी से क्लासें बंक करना शुरू कर देंगे कि ये कोर्स आसान है, मैं खुद पढ़ लूंगा। और मुझे जितने बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं ना, सर मैं फेल हो गया, ये कहीं करे मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। वो मुझे बताते हैं कि सर मैं 24वें बैच में था। तो मैं कहता हूँ यार तू कब था? कहता मैं क्लास में नहीं आता, क्लास में नहीं आता था। आप मुझे अपनी असाइनमेंट भेज दो। अब बताओ बच्चों, मैं क्या करूं? मेरे मेरे बस में क्या चीज़ है अगर आप मेरी क्लास में नहीं आते? टीचर के बस में तो बेटा कुछ भी नहीं है। ये देखिए ना, ये वाला बच्चा, तो मैं नहीं जानता कौन है सर। इकोनॉमिक्स की असाइनमेंट मिल सकती है, मैं नहीं जानता कौन है। वजह वजह ये है कि भाई मेरी दूर दूर का वास्ता ही नहीं है। पढ़ा है, फीस मुझे दी है उसने, यानी आई मीन मेरे इदारे को पैसे दिए उसने, लेकिन वो क्लास में नहीं है। उस वक्त वो हॉस्टल में गया, हॉस्टल में वही तू I2B का लेक्चर पढ़े, दिमाग खराब है तेरा? ये कौन पढ़ता? मैं तो पढ़ा ही नहीं था, मैं तो क्लास में बैठा ही नहीं था, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज्यादा है। तो यहाँ जो लोग हैं वो चवनियां क्या मारते हैं कि वो कंपटीशन से आपको कैसे हटाएंगे, कैसे मशवरे देके? उल्टे मशवरे दे। आप बहुत जिम्मेदारी से मशवरा लें। मैं तो आपसे ये कहूंगा, आप हमारे भी हर बंदे का मशवरा ना लें, प्लीज ना लें। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ अक्सर जो लोग सीए का मशवरा देने हैं, खुद वो बीए होते हैं। विद एक्सक्यूज यार, सीधी बात है। देखिए ना, अगर आप इतने सीए के एक्सपर्ट होते तो फिर आप यहाँ होते ना यार। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, या वो मान ना जाएं कि अगर आप होते तो यहाँ होते ना यार। दूर से मशवरे देने पड़े, आसान है, 1.5 घंटा है वो फजूल की बातें करते रहना। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा ये कैसे होगा, मुझे पता है मैं ये। यार तुझे पता है तो भाई तू खुद एमएस करना, पहले तू पीएचडी कर, पहले कुछ कर तो सही जब तुझे पता है। तू इनके बेचारों के पीछे क्यों पड़ गया है? क्या समझ? तो मुफ्त के मशवरों को माजरत करें। मशवरा लेने के लिए बेहतरीन सब्जेक्ट के मामले में जो बंदा है वो आपका उस्ताद है। टॉक टू हिम रिगार्डिंग हिज सब्जेक्ट। सर कितने टाइम में होगा, क्या मैं पेपर क्वालिफाई कर सकूंगा? टीचर को खुद भी नहीं पता होता। मैं मॉक लेके बताता हूँ कि तुम क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं। मैं मॉक लेके अंदाजा करता हूँ कि ये टॉपिक वीक है, ये दोबारा करानी पड़ेगी। समझे बात? किसी के पास कोई टेस्ट नहीं है, लिहाजा माजरत। कोई जरूरत नहीं है मशवरों की। उन्हें कहें जी सिंपल हमें ये बता दें कि हमारी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी और आप कब तक हमारी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और आप यहाँ टाइम को आने की बजाय हमारी रजिस्ट्रेशन पे काम करेंगे, ताकि वो टाइम पे हो जाए। बेटर इज, मैं माजरत के साथ हूँ। ठीक है जी। बाकी बात रही बात सब्जेक्ट के मामले में, टीचर से पूछ लें। और जहां कहीं कहीं आपको फ्यूचर में मसला आए, पिकअप द चार्टेड अकाउंटेंट क्वालिफाइड, पुट द क्वेश्चन। और एटलीस्ट पीपल हु आर वर्किंग इन चार्ट विद चार्टेड अकाउंटेंट्स, उनसे पूछ लें यार, हमें नहीं आता, हम पूछ के बता देंगे आपको। क्या ख्याल? लेट्स सपोज कोई कोर्स है मैं नहीं पढ़ा, मल्टी सब्जेक्ट एनालिसिस आपको मेरे से काम पड़ गया, मेरी ये गारंटी है कि मैं एमएसए का लीडिंग टीचर पकड़ूंगा। यार ये एक बात है बच्चे की, बता। मशवरा आपको खुद नहीं देंगे तो लेके दे देंगे, कम से कम इमानत तो पूरी करो। क्या हाल? तो जरूरत नहीं है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ भाई सुकून ना लो यार, समझ रही बात? तो ये जज्बातीपन शुरू से चल रहे, प्लानिंग बच्चे ने करनी, टीचर ने करनी, आप तो सुकून से फील नहीं करते। अच्छा बच्चों नहीं। अब बात यह है कि यहाँ पे आप बात कर रहे थे क्या कि बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी, कि एक बंदा एक फील्ड से नहीं आया, अकाउंटेंसी का है, क्यों का तब सीए चल रहा है ना यहाँ पे। अब आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ। मुझे पहले तो इतना पता नहीं था, मैं ट्रीट कंपनी से पाला पड़ा, कि तकरीबन मेरा कोई महीना एक हुआ।
इससे पहले एक दफा मेरा हुआ था पाला, तो तकरीबन हमें 2.5 साल या 2 साल लगे थे उसका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन करने, और ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन हमने 6 माह में करी। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में 2 साल लगते, क्योंकि ड्यूरिंग बिजनेस चेंजेस इतनी करते थे वो, कभी कोई यूनिट बन जाता था, कभी कोई बन जाता था, फिर एनालिसिस चेंज करने, तो 2 साल हमारे ज़ाया हो गए। वो भी नहीं घबराया ना, तो ले जाओ बस। लेकिन जब फिर वो हम कम बैक हुए ना, 6 माह बाद हमने उसको डेवलप करके जब लेके आए, तो उनको अपने लूप होल खुल के सामने आए, तो उन्होंने उनको इम्प्रूव किया। तो यू सी मेरा पाला उसके साथ अभी पड़ा। लेकिन अब मैं हैरान होता हूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर ये सब यूनिट्स हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का यूनिट अलग बना हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, इन्वेंट्री अलग है, और फिर उसके बावजूद बजटिंग का सेक्शन और फाइनेंशियल एनालिसिस का सेक्शन अलग है। 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट, 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट। और मुझे वेरीफाई ऐसा हुआ कि मेरी बेटी आजकल वहाँ इंटर्नशिप कर रही है, शी इज बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो उसका तीसरा साल है, तो वो जिद पे अड़ गई कि नहीं मैंने इंटर्नशिप करके देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो उन्हें अप्लाई किया। तो 6 हफ्तों की है, और 6 हफ्तों में हर हफ्ते एक डिपार्टमेंट में काम करना। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा देखो कि कितना है कि जो कास्ट अकाउंटिंग के लोग होंगे वो कास्ट अकाउंटिंग में बैठे हैं, एक डिपार्टमेंट बात कर रहा हूँ मैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये डिफरेंट लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। इसमें उन्होंने मेटल इंजीनियर रखे हुए हैं, इसके जो ब्लेड की चादर वगैरह उसको देखते हैं। उसके अंदर कई लोग टीन समित हैं, कई लोग जो हैं मतलब कि उसके बायोकेमिस्ट्री के हैं, दे आर वर्किंग ऑन द निकल एंड अदर थिंग्स लाइक। तो इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद वो ये कर रहे हैं। तो एक फील्ड के बंदे नहीं, इतने मुख्तलिफ लोग होते हैं जो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो अगर हम सम अप करें तो हमने क्या सीखा? ऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन है इंसानों का और रिसोर्सेज का। मकसद क्या है? अपने मकसद को अचीव करना, उसमें प्रॉफिट हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव। और ये हो नहीं सकता जब तक हम आपस में कोऑपरेट ना करें, आपस में हम मर्ज ना होंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक ये काम नहीं चलेगा। राइट जी? अच्छा, अब बच्चों बात ये है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज, एटीट्यूड, परसेप्शन और बिहेवियर का ये बहुत बड़ा इल्म है। इसको समझने की कोशिश करो, ये आपके मुस्तकबिल का मसला है। क्या? कि यार जब हमने जाना है आर्टिकलशिप के लिए, वहां पे कोई बंदा सड़ियल मिलेगा, कोई खुशमिजाज मिलेगा, कोई बात बात पे लोगों की एतराज करेगा, कोई मेरे जैसा मिलेगा, मुख्तलिफ लोग मिलेंगे। ठीक है? तो हमें उनका परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी समझनी पड़ेगी। इस सारे को आप यूं समझ लो कि मैं अगर लिख दूं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल क्या मतलब? इंटेलिजेंस होती मालूमात, उसके जज्बात की मालूमात आ जाए, ये बंदा कैसा है, सोचता कैसा है। ठीक है? अब होगा क्या कि आप जब जाओगे बॉस से पास पर डांट पड़ जाएगी, बाज बात को कहेंगे तुम पढ़ के क्या आए हो अगर ये नहीं पता। बाज बात हमें प्यार से खुद पेंसिल से समझाना शुरू कर देंगे, तो आपको मूड समझने पड़ेंगे शुरू में। 6 महीने साल गुजरेगा, आपके अंडर जूनियर आ जाएंगे, फिर वो कम वक्त आपस में लड़ेंगे भी, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा। तो हमें बिहेवियर्स को क्या करना पड़ेगा? जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोगों के साथ काम चलाना है। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज नहीं कर सके तो फिर हम ग्रूम भी नहीं कर सकते। अगर हम लोगों से काम नहीं ले सकते तो फिर हमारा कोई काम ही नहीं। काम करना भी आना चाहिए और काम लेना भी आना चाहिए। इन दोनों के लिए हमें लोगों के बिहेवियर, रवैये समझने पड़ेंगे, ये बड़ा जरूरी है। यानी साइकोलॉजी की थोड़ी सी समझ होना, मैं नहीं कह रहा साइकेट्रिक्स बनना है, थोड़ी सी समझ होनी जरूरी है, बिहेवियर समझना ना। ठीक है? तो लोग मुख्तलिफ तरीकों से सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पर बाज लोग तो पढ़ ही लेते हैं, बाज लोग पूछ के समझ लेते हैं। जैसे मुझे अपनी सबऑर्डिनेट में प्रॉब्लम तब हुई जब फीमेल ज्यादा मेरे अंडर है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता था तो मैं अपनी बीवी से मशवरा करता था कि वो आपस में एक दूसरे को ये कह रही, तो अब मैं क्या करूँ।
औरत का बिहेवियर एक औरत समझा सकती है आपको, और इसमें कोई हरज की बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हम नहीं समझते, ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम उन्हें समझ लेंगे तो हम एक माशरे के कामयाब और प्रोफेशन के कामयाब इंसान बन सकेंगे, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन भी देनी है, लोगों को मनाना भी है, लोगों की आपके साथ मुख्तलिफ बातों पे जेलसी भी हो सकती है, एप्रिसिएशन भी मिल सकती है, सब कुछ होता है। अच्छा बच्चों, तो ये समझना जरूरी है। जहां क्योंकि इंसानों का कोई वाईफाई नहीं होता, इंसानों का कोई कोई इनका एचटीटीपी प्रोटोकॉल भी नहीं है। हर इंसान के वाईफाई अलग है, हर इंसान का एचटीटीपी अलग है। तो वो जब आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर वो जो वाईफाई मिलते 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 थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कुछ लोग इसके लिए साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ते हैं, कुछ लोग इस तरह के कुछ नेट से लेके चीज़ें पढ़ लेते हैं, मेरे जैसे लोग बीवी से मशवरा कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये भी करते हैं कि जो कुरान की समझ रखते हैं ना, वो बड़ी जल्दी इन चीज़ों पे अबूर हासिल कर लेते हैं, कुरान बिहेवियर्स को बड़ा अच्छा समझा देता है। तो देखे ना उसमें हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन देते हुए। हजरत मूसा अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कुछ हिदायत कर रहा है। सूरह मुज़म्मिल ले लें, सूरह मुदस्सिर ले लें, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का बिहेवियर आ रहा है। आप कभी जो कुरान के एक्सपर्ट हैं उनकी प्रिडिक्शन देखिए, ऐसी हतमी प्रिडिक्शन होती है कि उनकी वफात के बाद भी बात याद आ रही होती है ना। जैसे मैं उस दिन जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की और इसराइली ड्रोन आने शुरू हुए, तो मुझे डॉक्टर इसरार की याद आ गई। मैं कहा यार ये बात तो उन्होंने बताई थी कि भारत जब आएगा इसराइल पीछे हो। तो कुरान वालों को बड़े बिहेवियर आते हैं। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा करे। अच्छा बच्चों, अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? हमें इसमें तीन फॉर्मेट के बिजनेस पढ़ने, दो तो बड़े सिंपल है। सोल प्रोप्राइटरशिप, रोजाना देखते रहते हैं। पार्टनरशिप, कॉरपोरेट और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत आसान है, उसकी वजह हम देखते रहते हैं। हमारी गली की कॉर्नर पे एक स्टोर है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, हम उसी की मिसाल ले सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप है, हमारे चाचू मामू या अब्बू ने किसी ना किसी दोस्त के साथ मिलकर कारोबार किया हो, हम उसकी मिसाल लेके समझ सकते हैं। कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी आपने सुनी तो बहुत होंगी, लेकिन आपने अंदर से उसका माहौल देखा नहीं, इसलिए वहां पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं। इसलिए चैप्टर बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे आगे ना तीन चीजें समझनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन, राइट बच्चों। अब यहाँ पे आगे ना बच्चों सबसे पहले जो चीज आ गई वो कहता है कि ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फीचर डिस्टिंग्विश ऑन वन फॉर्म टू द अदर। हर एक का ना कुछ फर्क है दूसरे से, किसी ना किसी एंगल से। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी, आप चार बातों को याद रखें। एक है पर्पस, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है दूसरे से, बल्कि मुझे बिजनेस नहीं कहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के एतबार से ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ एक आप लोगों को से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो बात मैं यहाँ करूंगा यहीं खत्म हो जाएगी। ये हेडिंग नीचे वाले के साथ कंपेयर नहीं हो सकेगा, नीचे वाला हेडिंग बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है। पर्पस का हेडिंग अलग है, ओनरशिप का अलग है, फंडिंग का अलग है। कोई इधर से सवाल पैदा करके उसकी लॉजिक से जवाब नहीं दिया जा सकते। हाँ, उसके अंदर हो सकता है, यानी पर्पस के मुताबिक पर्पस की ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पर्पस का सवाल ओनरशिप में ना लेके जाएं, ओनरशिप का फंडिंग में ना लेके जाएं। पर्पस के एतबार से ऑर्गेनाइजेशंस को दो हिस्सों में बांट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुनाफे के लिए बनी है, ठीक है जी, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? पब्लिक सेक्टर है। तो मैं इसको यूं तरतीब दे सकता हूं कि इन्होंने जो क्लासिफाई किया ना,
इन्होंने प्रॉफिट के एतबार से ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में बांटा। एक इन्होंने ले ली प्रॉफिट बेस्ड, ठीक है ना, बल्कि मुझे ये लिखना चाहिए कि पर्पस के एतबार से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में बांटा, एक प्रॉफिट के लिए और एक नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन कर क्या गए, इन्हें करना ये चाहिए था कि इस तरह बात करते कि दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या हाल है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसको हुकूमत नहीं चलाती, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हुकूमत या गवर्नमेंट ना चलाए, वो प्राइवेट है। और जिसको हुकूमत या उसका कोई इदारा यानी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन चलाए, ब्यूरो चलाए, वो क्या कहलाएगी बच्चों? पब्लिक। तो इसको अक्सर लिखा होता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, क्या लिखा होता है? और इसको लिखा होता है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप मेरे से पूछे कि पब्लिक सेक्टर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, तो मैं आपको नाम लिख सकता हूँ यार। एक कंपनी का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है वासा, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, जो हमारा ये पानी घरों में प्रोवाइड करती है और हमारा सेप्टिक गंदा पानी उठाती है, सीवरेज का। हम उसका नाम क्या रख दिया हमने? उसका वासा। ठीक है, बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान में एक वाजिया फर्क है कि उनके पास, हमारे पास वासा है। ठीक है जी। दूसरी है बच्चों पाकिस्तान रेलवे, ठीक है ना। ये भी कंपनी जो है गवर्नमेंट, सॉरी ये भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की। और इन दोनों का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना बच्चों। क्या? बेसिक सर्विसेज जो गवर्नमेंट के जिम्मे है वो प्रोवाइड करना। ठीक है जी। अब प्राइवेट में फिर दो कैटेगरीज कर लेते हैं। प्राइवेट में ऑर्गेनाइजेशन की, प्राइवेट सेक्टर में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, एक प्रॉफिट बेस और एक नॉट फॉर प्रॉफिट। अब ये सही हो गया हमारा हेडिंग, जो उन्होंने खराब कर दिया था ना। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर से कंपेयर कर रहे हो? नहीं नहीं, पहले जब पब्लिक सेक्टर है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? प्राइवेट सेक्टर। मुकाबला तो ये होता है प्राइवेट पब्लिक। फिर प्राइवेट में दो तरह के हैं, एक मुनाफे वाले, एक गैर मुनाफा बख्श। एक ही इंडस्ट्री के दो इदारे, एक मुनाफे वाला हो सकता है, एक गैर मुनाफे वाला हो सकता है। ठीक है। जैसे मुनाफे के एतबार से पैकेजेस एक ऐसा इदारा है जो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। पैकेजेस प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, ठीक है बच्चों, मुनाफा कमा रहा है। और बताओ, ईदी ट्रस्ट, ठीक है जी, शौकत खानम, ठीक है बच्चों, ये कौन से? नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी दो तरह की? एक मुनाफे वाली और एक गैर मुनाफे वाली। और दूसरे एतबार से, पर्पस के एतबार से कौन सी हैं? एक प्राइवेट एक पब्लिक। अब जरा इसको मैं, आपने अगर लिख लिया है तो मैं इसको आगे चलता हूँ, थोड़ा डिस्कस कर लूँ। क्या हाल है बच्चों? आगे चलते हैं तो डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो यहां पे इसने लिखा कि डिफरेंट पर्पस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉफिट वाली और एक पब्लिक सेक्टर। आगे पब्लिक सेक्टर को ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि गवर्नमेंट के इदारे की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हेल्थ में मेयो हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है। एजुकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस फोर्स है। और मुल्क के दिफा के लिए फौज। ठीक है। तो जहां भी आपको लगे कि यार थोड़ा कम बताया, तो वहां आप मेरे वाला नॉलेज इस्तेमाल कर लें। सही है जी। अच्छा, अब आ जाए ओनरशिप के एतबार से। तो वो ओनरशिप भी मैंने कवर कर दी। कैसे? कहता है कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनीज। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है कौन? गवर्नमेंट। ठीक है। और कोऑपरेटिव को ओन करता है कौन? उसके मेंबर्स। ठीक है जी। अब आप कहेंगे यार अजीब बंदा है,
एक तरफ गवर्नमेंट कह रहा है, दूसरे प्राइवेट कर देता, फिर जाके कोऑपरेटिव डाल दिए। खुदा की पनाह, जिधर मर्जी जिन मर्जी कंपेयर कर देता है। यानी कभी कभी ऐसा भी करता है कि जो है कद्दू को सेब से कंपेयर कर रहे हैं, कद्दू सब्जी है, सेब फल है, यार क्या कर रहा है। अच्छा एनीवे, जो भी कर रहा है करने दो, इसको मजे मारने दो। अच्छा, कंपनीज हैं बच्चों, उसके ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। पब्लिक सेक्टर के कौन होते हैं? गवर्नमेंट। और कॉपरेटिव के कौन होते हैं? मेंबर्स। ये भी ठीक है। तो ओनरशिप के एतबार से क्या कहानी सुनानी चाह रहा है? ओनरशिप के एतबार से एक्चुअली ये कहानी ये सुनानी चाह रहा है कि अगर बिजनेस है बच्चों, कौन से वाला? सोल प्रोप्राइटरशिप। यही कहा था ना उसने? ये उसने कहा नहीं, लेकिन लिख देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन मालिक है? उसका ओनर। ठीक है। पार्टनरशिप के मालिक कौन है? उसके पार्टनरशिप, उसके पार्टनर उसके मालिक है। ठीक होगा बच्चों? अच्छा, पार्टनर ओनर। ठीक है जी। अच्छा, अगर फर्ज करो कि वो कहता है कि ये कौन सी कंपनी है, कहता है कंपनीज है, कंपनीज है, कंपनीज। तो कंपनी है जी। तो कंपनी के मालिक पता है किसको कह रहा है? कंपनी के मालिक है उसके शेयर होल्डर्स। आगे चल के इसकी भी क्लासिफिकेशन करेगा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मिसाल इसे दे रहा है। तो इसका मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो बताओ कि मिल्लत ट्रैक्टर के मालिक कौन हुए? जिन्होंने मिल्लत ट्रैक्टर के शेयर खरीदे होंगे। छोटा सा सर्टिफिकेट होता है और मुख्तलिफ लोगों में बांटे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी कंपनी का बड़ा सरमाया एक बंदा तो लगा नहीं सकता, तो क्या किया, उसकी ओनरशिप अवाम में बेच दी। और जिस जिसने उसके अंदर पैसे डाले हुए उसको एक एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया, वो उसका शेयर सर्टिफिकेट है। रखना है रख लो, आगे बेचना है तो रोज स्टॉक एक्सचेंज में और प्राइस नहीं बता रहे होते शेयर्स की, वो यही तो होती है, लोग शेयर्स बेचते और खरीदते हैं रोज। तो मिलर ट्रैक्टर के बिकते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बिकते हैं, ठीक है जी, और इत्तेहाद केमिकल के बिकते हैं। है ना बच्चों, नाम सुनते होंगे रोजाना, ऐसे कहते हो आज इत्तेहाद केमिकल के शेयर्स की कीमत में इजाफा हो गया, आज 100 इंडेक्स इतना ऊपर चला गया। सुनते हैं आप? तो ये रोजाना ये शेयर्स बिकते और खरीदे जाते हैं। उससे हम इंडेक्स की मिसाल लेते हैं। अगर महंगे हो रहे हैं तो 100 से ज्यादा कीमत गई होगी ना। तो 121 हुआ, इसका मतलब एक दिन में 21% कीमत बढ़ गई। ठीक है। अच्छा तो मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा मैं कोई। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मालिक कौन? पार्टनरशिप का और कंपनी के। अच्छा बच्चों, एक चीज आगे कह रही है, क्या बोला? कोऑपरेटिव्स। तो बच्चों से यार कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव ये होते हैं बच्चों कि हम यूं करते हैं कि जो काम अपने से ना हो मिलके कर लेते। मिसाल के तौर पे कभी आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सुनी? कोई नाम आता है ज़हन में? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वापडा टाउन। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वलेंशिया, हमारा इंजीनियर टाउन, एनएफसी। ठीक है, पंजाब एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव क्या होते हैं? मैं अकेला एक मकान लेके अच्छी सी चार दीवारी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम मिलके सारे मेंबर बन जाते हैं। जैसे आप सब बच्चों को मैं, चलो यार कल 20-20 लाख रुपए ले आओ, आप सारे ले आते हो, मैं अपना 20 भी डाल देता हूँ, एक बल्क ऑफ मनी इकट्ठा हो गया। अब हम अकेले तो 20 लाख में कुछ भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, रायविंड रोड पे जाकर देखते हैं कोई मुझक्का इलाका है, हम सब मिलके इकट्ठी एक जगह ले लेते हैं। फर्ज करो वो जगह 10-10 लाख में आ गई सबकी। अब 10-10 लाख बच गया। ठेकेदार को बुलाया, चलो यार सड़कें बनाओ। जंगले शंगले लगवा के एक बाग बनवा दिया, बाउंड्री वॉल बनवा दी, पाइप डलवा के नलका सीवरेज लगवा दिया, अंदर तारे तूरे डाल के लेस्को वालों को कहा यार 2 ट्रांसफार्मर रख के हमें बिजली दे दो। अब ये क्या बन गई? कोऑपरेटिव। हमारे पैसों से अपने प्लाट लिए, अपनी सड़कें बनाई, और क्या बन गई? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन गई। इसी तरह ये कोऑपरेटिव किसी भी चीज का हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां के जो मशीनें महंगी होती हैं उसके लिए कोऑपरेटिव बना लेती हैं।
पैसे मिला के मशीनें ले लेती हैं, जिसको जरूरत होती है वो यूज कर लेते। ठीक है। कोऑपरेटिव की सबसे अच्छी मिसाल और आसान मिसाल हमारे घरों में पता है कौन सी है? कमेटी। सबके पैसे डाल के क्या किया? पैसे इकट्ठे कर लिए। ठीक है जी। तो फर्ज करो इन्होंने बाहर जाना है पढ़ने के लिए, इनकी अम्मी ने कहा मेरे बेटे ने बाहर जाना है, हमने कहा, ले लो। अगले महीने वो अब्दुल्ला की अम्मी ने हज करने जाना है, उनको दे दी। उसके बाद सलीम की शादी आ गई। हैं जी? ऐसे होता है कि नहीं होता? ये कोऑपरेटिव है, पैसे मिला के मसले को हल करना। तो कोऑपरेटिव के मालिक कौन होंगे? कमेटी के मालिक कौन होते हैं? उसके मेंबर जिनकी पर्चियां डली होती। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आती? तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का मालिक ओनर, पार्टनरशिप के मालिक और कंपनी के मालिक और कोऑपरेटिव के मालिक। इसका मतलब अपडेट में जो आपका प्लॉट है, आप क्या है उसके मेंबर है, उसका सर्टिफिकेट होता है क्या था कि ये हमारा मेंबर है, ये इसका मेंबरशिप नंबर है, और फिर इस ये 5 मरले वाला मेंबर है, ये 10 मरले वाला है, ये कनाल वाला है। उसके मुताबिक आपका प्लॉट आपको दे देते हैं। ठीक है ना? और फिर 3 साल बाद इलेक्शन भी होता है सोसाइटी में। इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है बच्चों? उन्हीं मेंबर में से एक मेंबर क्या बन जाता है? चेयरमैन। उसका बकायदा ऑफिस मिलता है। फिर उसका काम होता है क्या? सोसाइटी के जितने काम। हम एक दफा इलेक्शन लड़ रहे थे, एक दोस्त ने डरा दिया। तो हम तो, अल्लाह का शुक्र है, हम 3-4 वोटों से हार गए। बोला अगर हम जीत गए तो क्या होगा? सबका रंग था, क्योंकि हमने तो कोई गटर नहीं साफ कराया। काम तो हमें आता कोई नहीं, हमारा रंग था कोई और। अगर जीत गए तो बड़ा स्यापा खाना है, अपने कारोबार छोड़ के ये संभालना पड़ना है। तो अल्लाह को बड़ा शुक्र है हम इलेक्शन हार गए। अच्छा बच्चों, सही बात है, शरीफ आदमी इलेक्शन जीत के करेगा क्या? करप्शन उसे आती नहीं। हाँ, करप्शन भी वही कर सकता है ना जिसको काम आता हो। जिसको काम नहीं आता वो करप्शन भी, देखो ना, ठेका ही नहीं देना आएगा हमें तो हम पैसे कैसे खाएंगे बीच में? सीधी बात है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक चीज कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, तो ये बच्चों क्या हो गया जी हमारा ओनरशिप। अब किधर आ जाए? फंडिंग। यार फंडिंग में क्या मसला है? सीधी बात है जी, देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप को पैसा कौन देगा? मालिक। पार्टनर्स के पैसे कहाँ से आएंगे? पार्टनर्स देंगे। अच्छा, कोऑपरेटिव के पैसे कौन देगा? और कंपनी के पैसे कौन देगा? चलो एक और डाल देता हूँ, अगर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी हुई, पब्लिक सेक्टर सॉरी ऑर्गेनाइजेशन हुई, उसके पैसे कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। ठीक है ना? जी मेरी बेटा। हाँ, आ सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स है ना, हमने तो जरा अभी आपको मुख्तसर से ही बताना है। आ सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? कहता है फंडिंग ऑफ बिजनेस ऑब्टेन द नीड टू ऑपरेट द वैरायटी ऑफ सोर्सेस। मिसाल के तौर पे कहता है स्टॉक मार्केट कंपनी के फंडिंग कहाँ से आएगी बच्चों? कहता है थोड़ा सा उसका प्रॉफिट आ जाएगा, और बाकी का पैसा कहाँ से आ जाएगा? शेयर होल्डर से। यानी मैंने सिर्फ शेयर होल्डर कहा था, अगर चलती हुई कंपनी है तो मुनाफा भी तो आ रहा होगा ना, तो मुनाफा भी उसका सोर्स बन सकता है। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी। अब बच्चों आगे क्या कर रहा था? चैरिटीज को पैसा कौन देगा? शौकत खानम को पैसा कहाँ से आएगा? डोनर्स देंगे, खैरात देने वाले, और गवर्नमेंट भी थोड़ा दे देगी। शौकत खानम की जगह किसने दी थी? नहीं, गवर्नमेंट को ना बेटे। तो शौकत खानम की जगह किसने दी थी? गवर्नमेंट की। फिर वो सियासी बातें शुरू हो गई ना, तो हम मुतहम्मिल नहीं ना हो सकते सियासी की बातों के। इसलिए तो मैंने पार्टियां छोड़ी हुई हैं सारी। मैं जब क्लास में था मेरी कोई पार्टी नहीं, सिर्फ जमात इस्लाम। वो भी सियासी वजह है मेरी। जमात इस्लामी को कोई बुरा नहीं कहेगा। सीधी बात। क्या अच्छा बच्चों, तो किसने दिया? गवर्नमेंट ने। इसी तरह ताहरुल कादरी साहब को किसने जगह दी? गवर्नमेंट ने दिया। तो गवर्नमेंट भी देती है जितना फंड चैरिटीज को दिया जा सकता है। आपको पता है अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक दफा मुलाकात हुई मोदी के साथ, तो मोदी ने उन्हें क्या कहा था कि मैं आपको यहाँ लैंड भी दूंगा, बिल्डिंग भी दूंगा, आप हमारे यहाँ भी चैरिटी का काम करें। ठीक है, उन्होंने क्लियरली
रिफ्यूज कर दिया था यार, वो बड़े ही नेक आदमी थे, बाहर की भी चैरिटी नहीं लेते थे। अच्छा बच्चों, तो अब ये क्या है, कहाँ से आएंगे पैसे चैरिटीज के पास? अब देखो आगे ये भी लिखा हुआ है, देखो पब्लिक सेक्टर कंपनी को पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट से, ठीक है जी। और गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आएंगे? ये जो हमारे ऊपर टैक्स लगा हुआ है वहां से जाएंगे, और वो गवर्नमेंट पास से देती है। हर चाय के पत्ती का डब्बा जो 1000 रुपए का आता है, 180 रुपये गवर्नमेंट में जाते हैं। सीधी बात है। कल गलती से मैं अपनी फैमिली को इम्तियाज स्टोर पे ले गया, जिंदगी की बड़ी गलती मारी मैंने। तो यार कसम से 46,000 का बिल बन गया, 46,000। और ट्रॉली देखो खाली की खाली, चीजें ऐड ही नहीं हुई। और मैंने चेक किया, क्या एक जैतून के तेल का गैलन था वो 12,000 का था, वो एक सबसे महंगी चीज थी। ओलपर की चाय पीता हूँ मैं, चाय एक मेरी ऐसी है, वो मैं ओलपर की पीता हूँ। तो सेवर पैक नहीं होता 1.5 लीटर वाला, उसकी एक कार्टन था। थोड़ी बहुत चीजें नहीं है, बिल्ली के फूड के 2 पैकेट थे बस। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये हुआ क्या है हमारे साथ, 45,000 रुपया गरीब आदमी का। अच्छा बच्चा, तो यू सी, तो उसमें जब मैंने चेक किया 45,000 में से 9,000 गवर्नमेंट का, 9,000 रुपया मेरा चला गया। और इससे होगा क्या? कोई वजीर आजम कुत्ते पालेगा, कोई तोते पालेगा, कोई भैंसे पालते हैं कम वक्त, कोई एक है, एक से एक नमूना कसम से पैदा हुआ। अच्छा बच्चों, एक लीडर नहीं हमें मिला, एक भी मिल जाता, कोई एक बंदे का पुत्र नहीं। यार वैसे कमाल आदमी था नहीं? आप यकीन करें, अगर हम उसको वजीर आजम बना लेते ना, तो उसने कहना था कश्मीर में गर्दन काटने आऊंगा, उसने वाकई काट भी देगी, मोदी की गर्दन काट के पकड़ा देंगे कि भारतीयों संभालो, हांडी में पकाओ इसको। अच्छा बच्चों, सो एनीवे आगे बच्चों क्या हो गया? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाब दे किसके सामने। मैंने ऐसी डायग्राम बनाई है बच्चों, आप हैरान हो जाओगे। देखो मलकियत पता लग गई, पैसों का भी पता लग गया, जो मालिक है वो पैसे देगा, वो शेयर होल्डर देगा, उधर गवर्नमेंट देगी, इधर शाबाश पार्टनर। अब सवाल ये कौन किसके सामने जवाब दे, बताओ जी। सोल प्रोप्राइटरशिप में सब लोग किसके सामने जवाब दें? पार्टनरशिप में, कंपनी में, और कोऑपरेटिव में मेंबर के सामने, और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ना को पब्लिक कह दूं ना, गवर्नमेंट पे तो पब्लिक से ही आती है। क्या हाल? हाँ गवर्नमेंट पब्लिक से आती है। हाँ वो एक अला बात अलग है कि कभी हम नूली को वोट डालते हैं तो पीटीए आ जाती, पीटीए को डालते हैं तो अजीब चक्कर है, जिसको वोट डालते हैं वो नहीं आता, दूसरा आ जाता है। अच्छा यार, आए तो सही एक दफा एमके, मेरी तो फेवरेट पार्टी, यकीन करो हर बंदे की गुर्दा एक एक आएगा। एवरी मैन इज लिविंग ऑन वन गुर्दा, सॉरी वन किडनी। एक बंदा एक किडनी, पूरे पाकिस्तान का एक किडनी बेच के हम कर्जा अदा करते हैं। अच्छा बच्चों, सो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कहता है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल टू ओनर, मालिक, किसके लिए? गोल्स और ऑब्जेक्टिव के लिए। डायरेक्टर्स आंसर है किसके सामने? जाहिर है जो शेयर होल्डर कंपनी होती है, ऊपर तो इलेक्शन के बाद तो डायरेक्टर ही सिलेक्ट होते हैं ना, तो वो डायरेक्टर जो है हर एजीएम में शेयर होल्डर उनसे जवाब सवाल करते हैं कि आपने ये बजट कैसे अप्रूव किया, आपने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई, बड़े अजीबोगरीब सवाल। अच्छा बच्चों, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करने के लिए, ठीक है जी, रीजन देनी पड़ती है कि आपने एनुअल रिपोर्ट्स पेश करनी पड़ती हैं हर एक को, कि हमने ये चीजें कैसे परफॉर्म की हैं। क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई, आपके अब्बू किसके सामने जवाब दें? मालिक के सामने जवाब दें? नहीं बच्चों, मैं समझ, मेरे घर का माहौल है ऐसा। इसका मतलब है सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सब सही जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाए क्या जी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आगे नॉट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कहता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर। ये अब मैंने 2 कैटेगरीज बनाई थी, मैंने इन्हें प्रॉफिट कह दिया था
और उन्हें क्या कह दिया था, ये क्लासिफाई कर दिया शुरू में, ठीक है। अच्छा, अब आप ये दो डायग्राम देख लो ना, तो आपको ज्यादा समझ आएगी। और अगर आप उसके पैराग्राफ में जाओगे तो थोड़ी उलझन हो जाएगी, ये किसको किससे कंपेयर करने जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना किसी जगह कद्दू को उठा के सेब से कंपेयर कर। अच्छा बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, अब ये सारा हो गया, अब आगे आ जाओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या पढ़ना बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल, ये बच्चों एक ऐसा कारोबार होता है कि एक बंदा, बेटी टाइम तो नहीं हो गया, तो बता दिया करो, मैं भी थक गया हूँ, दूसरे को भी इंसान समझा करो। आप अपना उल्लू सीधा करते जा रहे हो कि चलो पढ़ाता रहे, हमारा कोर्स ही खत्म हो रहा है। नहीं है, मतलब देख लेते हैं यार, दूसरा थक गया तो उसको बता दो। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात ठीक हो गई। चलो बाकी बात, अच्छा बेटा ये कोर्स आसान है, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, दूसरा की पॉइंट्स अच्छी तरह याद होने चाहिए। जैसे मैंने डायग्राम नहीं बना ली, ये तरीका है इसके नोट्स बनाने का, ठीक है। कि ये जो आपके सामने आप देखो, ये एक जो ग्राफ बने हुए हैं, दिस इज द वे टू मेक द नोट्स। तो इसके अंदर अंडर ये क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर ये, तो आपको ज्यादा अच्छी बात समझ आ जाएगी, राइट बच्चों। चलिए कल फिर सोल प्रोप्राइटरशिप पे बात करेंगे। ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच।